आप सभी लोगों से नमस्कार। जैसा कि कानतकर बुक के इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको फंक्शन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात होगी व्हाट इज ए फंक्शन, व्हाई वी यूज फंक्शंस, पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शंस, स्कोप रूल्स ऑफ फंक्शंस, कॉलिंग कन्वेंशंस, वन डाइसी इशूज, एडवांस फीचर्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इतना कवर करेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए राइटर लिखे हैं कि नोइंगली और अननोइंगली वी रिलाई ऑन सो मेनी पर्सन फॉर सो मेनी थिंग्स। जाने अनजाने हम बहुत सी चीज़ों के लिए इतने लोगों पर निर्भर होते हैं। मैन इज एन इंटेलिजेंट स्पीसीज। मैन बहुत बुद्धिमान प्राणी है, बट स्टिल कैन नॉट परफॉर्म ऑल ऑफ लाइफ टास्क ऑल एलोन। मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, जीव है, लेकिन सभी काम वह अपने से नहीं कर सकता। ही हैज़ टू रिलाई ऑन अदर्स। उसे वह दूसरे पर निर्भर रहता है या दूसरे से करवाता है। यू मे कॉल ए मैकेनिक्स टू फिक्स अप योर बाइक। जैसे आप अपनी बाइक को ठीक कराने के लिए किसी मैकेनिक को बुलाते हो। हायर ए गार्डनर टू माउ योर लॉन। अपनी लॉन को सजाने के लिए किसी गार्डनर को बुलाते हैं। और रिलाई ऑन स्टोर टू सप्लाई यू ग्रोसरी एवरी मंथ। या किसी सब ग्रोसरी, जो किराने की दुकान से आप हर मंथ जो है क्या हो कोई सामान मंगाते हो, उसके लिए आप फिक्स करते हो। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर द सिंपलेस्ट वन फाइंड्स इटसेल्फ इन ए सिमिलर सिचुएशन। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी तरह से जो है सिचुएशन को हैंडल करता है या फाइंड करता है। इट कैन नॉट हैंडल ऑल द टास्क बाय इटसेल्फ। जिस तरह से हम जो है अपने सभी काम को चाहे जितने बुद्धिमान हो नहीं कर सकते नहीं करते, उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी क्या है, सारे काम जो है हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है, सारा काम जो है ये कहीं प्रोग्राम नहीं करता। यही बात समझाना है आपको। इट कैन नॉट हैंडल ऑल द टास्क बाय इटसेल्फ। Instead, it requests other programs like entities called functions. यह जो है अदर प्रोग्राम या जिसे हम वस्तु या फंक्शन कहते हैं को कॉल करता है टू गेट इट्स टास्क डन। अपना काम करने के लिए दूसरे फंक्शन से रिक्वेस्ट करता है या दूसरे से कहता है कि मेरा काम कर दीजिए। जैसे कि हम आप हैं, अभी बुखार आ जाए तो डॉक्टर से दवा लेंगे, बाइक ख़राब हो जाए तो बाइक मैकेनिक के पास जाते हैं, मोबाइल ख़राब हो जाए तो मोबाइल मैकेनिक्स के पास जाते हैं, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो कंप्यूटर मैकेनिक्स के पास जाते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दीज फंक्शन। इस चैप्टर में हम इन्हीं फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वी विल लुक एट ए वैरायटी ऑफ फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन। हम यहाँ पर जो है फंक्शन की वैरायटी को भी देखेंगे, स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वन एंड देन वर्किंग टुवर्ड्स दो दैट डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ सी फंक्शन। स्टार्टिंग हम सिंपल से करेंगे, लेकिन जो है आगे इसके पावर्स को हम देखेंगे, जो सी का वास्तव में पावर है। व्हाट इज ए फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर है कि फंक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसमें जो है जो ब्लॉक में कोड होते हैं सब एक ही तरह के होते हैं, जो किसी काम के लिए होते हैं।
एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शन। कोई भी सी प्रोग्राम जो है कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस, सभी प्रोग्राम क्या होते हैं इसी तरह के कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शन। तो सभी प्रोग्राम में इसी तरह के फंक्शन के कलेक्शन होते हैं। एज वी नोटेड अर्लियर, यूजिंग ए फंक्शन इज समथिंग लाइक हायरिंग ए पर्सन टू डू स्पेसिफिक जॉब फॉर यू। जैसा अभी पीछे प्रीवियस में डिस्कस हम लोग स्टार्टिंग में किए हैं कि फंक्शन उसी तरह से होता है जैसे हम कुछ काम के लिए किसी जो है चीज़ को हायर करते हैं। समटाइम the interaction with the person is very simple, sometime it's complex, sometime जो है कभी कभी जो है पर्सन से इंटरेक्शन करना आसान होता है और कभी कभी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सपोज यू हैव ए टास्क दैट इज ऑलवेज परफॉर्म एग्जैक्टली इन द सेम वे, से ए बाई मंथली सर्विसिंग ऑफ योर मोटर बाइक। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मोटर बाइक होती है तो हम क्या करते हैं, मंथली सर्विसिंग कराते हैं। तो व्हेन यू वांट इट टू बी डन, यू गो टू सर्विस स्टेशन एंड से इट्स टाइम टू डू इट नाउ। जैसे जो है हमारा जो बाइक का सर्विसिंग का टाइम रहता है तो हम क्या करते हैं, जैसे टाइम आ जाता है तो हम जाते हैं सर्विस स्टेशन पर, कहते हैं इसका टाइम आ गया है, डू इट नाउ, इसका सर्विस करिए। यू डू नॉट नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन, आपको कोई इंस्ट्रक्शन या सूचना नहीं देना पड़ता। बिकॉज द मैकेनिक्स नोज हिज जॉब, क्योंकि मैकेनिक्स अपना काम जानता है। यू डू नॉट नीड टू बी टोल्ड व्हेन द जॉब इज डन, तो आपको यह बताना नहीं पड़ता कि यह जॉब कब किया गया है। यू एज्यूम द बाइक वुड बी सर्विस्ड इन द यूजुअल वे, आप जो है मान लेते हो कि बाइक का जो है जो सर्विस है अच्छे तरह से किया गया है। द मैकेनिक्स डज इट एंड दैट, मैकेनिक इसको करता है जैसा होता है। लेट अस नाउ लुक एट ए सिंपल सी फंक्शन दैट ऑपरेट इन मच द सेम वे एज द मैकेनिक्स। आइए सी का एक फंक्शन समझते हैं, या उसी तरह से जैसे हमारा एक मैकेनिक्स वर्क करता है। एक्चुअली वास्तव में वी विल बी लुकिंग एट टू थिंग्स, ए फंक्शन दैट कॉल और एक्टिवेट द फंक्शन एंड द फंक्शन इटसेल्फ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक फंक्शन जो क्या होता है ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है वो फंक्शन, एंड द फंक्शन इटसेल्फ, और एक फंक्शन जो अपने आप है। आगे देखिए, हम लोग जो है जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, देखिए फंक्शन में जैसे हम लोग मेन लिखते हैं नहीं लिखते, तो मेन हमारा क्या एक फंक्शन है। अब मेन ब्लॉक में देखिए हमने मैसेज लिखा, क्या लिखा, मैसेज। मैसेज के बाद सेमी कोलन लगा, तो मैसेज क्या एक फंक्शन है। तो मैसेज की जो बॉडी है, बॉडी हमेशा किसी फंक्शन का उसके मेन ब्लॉक के बाहर लिखा जाता है। तो अब देखिए मैसेज का जो ब्लॉक है उसमें लिखा है स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल विथ यू, मुस्कुराइए और वर्ल्ड आपके साथ स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल विथ यू, और विश्व जो है आपकी स्माइल के साथ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे हम ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो क्या होगा, जैसे मेन मेथड में मशीन कंट्रोल आएगा, फंक्शन जो कॉल किया गया है, तो मशीन कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, मैसेज की बॉडी में आ जाएगा। तो मैसेज की बॉडी में क्या लिखा है, मैसेज भी यहाँ एक फंक्शन है।
स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल विथ यू। उसके बाद जैसे मशीन कंट्रोल बैक होगा तो उसके बाद जो है मेन मेथड के कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद जो प्रिंट मेथड में जो मैसेज के अगला स्टेटमेंट जो है प्रिंट मेथड, क्राई एंड यू स्टॉप द मोनोटोनी, यह प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हियर मेन इटसेल्फ इज ए फंक्शन। देखिए यहाँ लिखा है हियर मेन इटसेल्फ इज ए फंक्शन एंड थ्रू इट वी आर कॉलिंग द फंक्शन मैसेज। मेन यहाँ पर एक इटसेल्फ फंक्शन है और इसके हेल्प से मैसेज को कॉल किया गया है। What do we mean when we say that main calls the message function? We mean that control passes to the function message। इसका अर्थ है जब हम कॉल करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि फंक्शन का जो कंट्रोल है मैसेज के ब्लॉक में चला जाता है। The activity of main is temporarily suspended। जो अब मेन फंक्शन का जो एक्टिविटी है कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है, जहाँ पर जो काम किया था उसी पर सस्पेंडेड हो जाता है, रुक जाता है। इट फॉल्स ए स्लीप वाइल मैसेज फंक्शन वेकअप, और यह कुछ समय के लिए स्लीप कर जाता है जब तक कि हमारा जो है जैसे ही हमारा जो है मैसेज फंक्शन जाग जाता है या एक्टिव हो जाता है या वेकअप हो जाता है। व्हेन द मैसेज फंक्शन रन आउट, when the message function run out of statement to execute, जैसे हमारा मैसेज फंक्शन जो है स्टेटमेंट को प्रोसेस कर जाता है, कंट्रोल रिटर्न टू मेन फंक्शन। तो कंट्रोल हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन को रिटर्न हो जाता है, विच कम्स टू लाइफ अगेन। और इस कारण से जो है हमारा जो मेन मेथड है उसको लाइफ अगेन मिलता है। एंड बिगिन एग्जीक्यूट इट्स कोड एट एग्जैक्ट पॉइंट वेयर इट लेफ्ट ऑफ। तो मेन फंक्शन जहाँ से कोड को जो है रन करना स्टॉप किया है उसी से जस्ट आगे जागता है और उसके आगे के कोड को क्या करता है, प्रोसेस करता है। दस मेन बिकम्स द कॉलिंग फंक्शन वेयर एज मैसेज बिकम द कॉल्ड फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए मेन क्या है, कॉलिंग करने वाला फंक्शन है और मैसेज क्या है, यहाँ पर कॉल किया हुआ फंक्शन है। ठीक है, इफ यू हैव ग्रैस्प्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ए कॉल टू मोर देन वन फंक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए प्रिंट फंक्शन में यहाँ पर लिखा है आई एम इन मेन। इसके बाद देखिए इसके बाद लिखा हुआ है इटली एक फंक्शन है, दूसरा ब्राज़ील है, तीसरा जो है अर्जेंटीना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, जैसा कि कोई भी प्रोग्राम हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन से रन करना स्टार्ट करता है या एग्जीक्यूशन हमारा जो है रन मेन से होता है। इसके बाद आई एम इन मेन मैसेज फंक्शन जो है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद इटली कॉल होगा, तो इटली देखिए कॉल होगा तो मशीन कंट्रोल जो है मेन से सस्पेंड होगा और कहाँ कंट्रोल जाएगा, इटली फंक्शन जहाँ पर डिक्लेयर्ड डिफाइंड है तो देखिए इटली में जो लिखा है आई एम इन इटली आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो है कंट्रोल जो है फिर मेन को ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद जो है अगला स्टेटमेंट में जो आपका जो है ब्राज़ील फंक्शन कॉल किया गया है मशीन कंट्रोल वहाँ जाएगा और उसके बाद फिर जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो फिर ब्राज़ील के बॉडी में आएगा। फिर अगेन मशीन कंट्रोल जो बैक होगा तो फिर मेन फंक्शन जहाँ से सस्पेंड किया है वहाँ पर जाएगा। फिर जो है वह वेकअप होगा। उसके बाद जो है फिर जो है अगला स्टेटमेंट अर्जेंटीना फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो अर्जेंटीना फंक्शन की बॉडी में मशीन कंट्रोल आएगा। उसके बाद जैसे यहाँ से टर्मिनेट होगा तो उसके बाद मेन मेथड के स्कोप में हमारा मशीन कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो है मेन मेथड में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रोग्राम हमारा नीचे क्या आएगा। आई एम इन मेन आएगा, आई एम इन इटली आएगा, आई एम इन ब्राज़ील
आई एम इन अर्जेंटीना। तो ये हमारे जो ऊपर प्रोग्राम्स है उसका आउटपुट आएगा। तो जो मैंने बताया जो है, एनी सी प्रोग्राम कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन। इफ ए प्रोग्राम कंटेन्स ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी मेन। कोई प्रोग्राम है उसमें अगर एक फंक्शन है तो उसमें वो मस्ट क्या होगा कि मेन फंक्शन होना चाहिए। इफ ए सी प्रोग्राम कंटेन मोर देन वन फंक्शन देन वन एंड ओनली ऑफ दीज मस्ट बी मेन बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑलवेज बिगिन विथ मेन। अगर हमारे प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन है तो उसमें एक मेन होना चाहिए। देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन दैट माइट बी प्रेजेंट इन ए सी प्रोग्राम। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि सी प्रोग्राम में कितने फंक्शन होने चाहिए, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। आगे देखिए बच्चों, ईच फंक्शन इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कॉल इन मेन। हम मेन फंक्शन में जिस आर्डर में अपने फंक्शन को राइट करेंगे उसी आर्डर में मशीन क्या करेगा, हमारे फंक्शन को कॉल करेगा। आगे देखें आप लोग, आफ्टर ईच फंक्शन हैज डूइंग इट थिंग कंट्रोल रिटर्न टू मेन। जैसे एवरी फंक्शन क्या होगा, अपने काम को प्रोसेस करेगा, मशीन का कंट्रोल जो है मेन को ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन मेन रन आउट ऑफ फंक्शन कॉल द प्रोग्राम एंड। जैसे हमारा मेन जो है सभी फंक्शन को रन करा लेगा, उसके बाद हमारा मशीन कंट्रोल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एज वी हैव नोटेड अर्लियर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन विथ मेन। जैसा हम लोगों ने पहले ही नोट कर चुके हैं कि हमारे प्रोग्राम का रनिंग या प्रोसेसिंग कहाँ से, मेन से स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट फॉर ऑल फैक्ट ऑल सी फंक्शन इंजॉय ए स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। सभी फंक्शन हमारे जो है परफेक्ट इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। नो प्रेसिडेंट, नो प्रायोरिटी, नो बॉडी इज बॉस। यहाँ पे कोई जो है प्रेसिडेंस, कोई प्रायोरिटी, कोई नो बॉडी नो बॉस होता है। वन फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन इट हैज एग्जैक्टली कॉल्ड बट हैज इन द मीन टाइम लेफ्ट टेम्पोरली इन ऑर्डर टू कॉल ए थर्ड फंक्शन विच विल sometime later will call the function that has called it. If you understand what I mean, no. Let us illustrate with the example. देखिए यहाँ पर हम किसी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे देखो बेटा, यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन में देखिए पहले जो है एक मेथड लगाया गया डिस्प्ले करने के लिए, आई एम इन मेन। इसके बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है इटली। तो इटली जैसे कॉल किया जाएगा तो मशीन का कंट्रोल जो है इसके ब्लॉक में आ जाएगा। तो इटली को यहाँ डिफाइन किया गया है, आई एम इन इटली। अब देखिए इटली के अंदर एक ब्राज़ील फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो ब्राज़ील को कहीं डिफाइन किया गया होगा तो ब्राज़ील के मशीन कंट्रोल में आ जाएगा। और ब्राज़ील के अंदर देखिए अर्जेंटीना है, ठीक है। अर्जेंटीना में जो मैसेज होगा उसको जब मशीन डिस्प्ले करेगा तो फिर मशीन का कंट्रोल जो है ब्राज़ील की बॉडी में आ जाएगा। ब्राज़ील की बॉडी में जैसे जो है क्लोजिंग ब्रेस पाएगा मशीन, तो जो है मशीन का कंट्रोल जो है आपका आ जाएगा इटली के ब्लॉक में। इटली के ब्लॉक में जैसे आएगा तो ब्राज़ील का मेथड अब पूरा हो गया, रिटर्न जो भी काम था रिटर्न हो गया। तो उसके बाद जो है ब्राज़ील के अगला स्टेटमेंट लिखा है जो है आई एम बैक इन इटली, तो यह प्रोसेस करेगा। इसके बाद जो है इटली का जो है ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा तो मशीन का कंट्रोल बैक होगा जो है मेन में। तो मेन में जैसे टर्मिनेट होगा तो देखिए इटली का अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट फंक्शन लगाया गया आई एम फाइनली बैक इन मेन। तो इस तरह से अब इसके बाद जैसे यह स्टेटमेंट पूरा होगा तो मेन का जो है मशीन कंट्रोल जो है इंड ऑफ मेन पर चला जाएगा और हमारा मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद जो है मशीन का कंट्रोल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम
ओएस से फ्री हो जाएगा। और आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले आउटपुट में आएगा जो है आई एम इन मेन, इसके बाद आएगा आई एम इन इटली, इसके बाद आई एम इन ब्राज़ील, आई एम इन अर्जेंटीना, इसके बाद जो है यहाँ से बैक होगा तो उसके बाद आएगा आई एम बैक इन इटली, फिर उसके बाद आई एम फाइनली बैक इन मेन। तो बच्चों इस तरह से हम देखेंगे। देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो मैंने बताया देखिए यह आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जैसे जिस आर्डर मैंने बताया जो है उसी आर्डर में इसको जो है कराया गया है, तो यह आपका आउटपुट आएगा प्रोग्राम का। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट अस नाउ समराइजेज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। आइए अब हम समराइज करते हैं क्या हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया। सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। सी प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस होते हैं। ए फंक्शन गेट कॉल्ड व्हेन द फंक्शन नेम इज फॉलोड बाई ए सेमीकोलन। कोई फंक्शन कॉल्ड हो जाता है जैसे उस फंक्शन का नाम के आगे सेमीकोलन लगाते हैं तो वह फंक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। और कोई जैसे अर्जेंटीना कॉल करना है तो अर्जेंटीना के बाद राउंड ब्रैकेट लगा करके सेमीकोलन लगाएंगे तो जहाँ पर अर्जेंटीना फंक्शन रहेगा जिस हेडर फाइल्स में वह कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब देखिए आगे लिखा ए फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन के बाद जो है ब्रेसेस लगाते हैं। इन विच वन आर मोर स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट, जिसमें हमारे वन आर मोर स्टेटमेंट हो सकते हैं। हमारा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो फंक्शन का जो नेम होता है उसके बाद उसकी बॉडी आ जाती है और बॉडी में जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट 1 लिखा है, 2 लिखा है और स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ है। आगे देखिए एनी फंक्शन कैन कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से हम कॉल कर सकते हैं, इवन मेन। ठीक है, मेन को भी कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर फंक्शन। किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, इवन मेन को भी। ठीक है, जैसे देखिए मेन में एक मैसेज फंक्शन है और मैसेज में क्या है, एक कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सी। मेन आ गया ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो मैसेज कंट्रोल क्या होगा, मेन जैसे मिलेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और ये बार बार प्रोसेस करता रहेगा। अगला आगे देखिए ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। किसी फंक्शन को कितना भी बार कॉल किया जा सकता है। जैसे मेन में देखिए मैसेज को 2 बार कॉल किया गया। ठीक है, 2 बार कॉल किया गया तो ज्वेल्स थीव 2 बार प्रिंट करेगा यह प्रोग्राम। इसके बाद देखो बच्चा द ऑर्डर इन विच फंक्शन आर डिफाइंड इन ए प्रोग्राम एंड द ऑर्डर इन विच दे गेट कॉल्ड नीड नॉट नेसेसरली बी सेम। प्रोग्राम को जिस आर्डर में डिफाइन किया गया है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी आर्डर में उसको कॉल किया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए मैसेज 1 मैसेज 2 2 प्रोग्राम्स हैं, सॉरी 2 फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, लेकिन फंक्शन मैसेज 2 को पहले डिफाइन किया गया और मैसेज 1 को बाद में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम फंक्शन को किसी भी आर्डर में डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन को किसी भी आर्डर में कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ। कोई फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्सन। इस प्रोसेस को हम रिकर्सन कहते हैं। और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ए फंक्शन कैन कॉल फ्रॉम अदर फंक्शन बट ए फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इन अनदर फंक्शन। हम एक फंक्शन को किसी भी फंक्शन के ब्लॉक से कॉल कर सकते हैं, बट हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर मेन के अंदर क्या है, एक अर्जेंटीना जो है फंक्शन है, यहाँ डिफाइन किया गया है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि
हम फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर या बॉडी में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्जेंटीना जो है मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, जो कि रॉन्ग है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस, जैसे आपका प्रिंट एफ है और स्कैनफ है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस है। और अभी हम जो बनाए अभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये दोनों फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड है। इसमें जो है यूजर ने अपना नाम रखा है। As the name suggests, library functions are nothing but commonly required function grouped together. लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, कॉमनली रिक्वायर्ड फंक्शन है जो ग्रुप टुगेदर है और एक साथ यूज हो रहा है। व्हाट इज ए लाइब्रेरी? द लाइब्रेरी ऑफ ए फंक्शन इज प्रेजेंट ऑन दिस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जनरेटर है, व्हाट इज लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या है, द लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस इज प्रेजेंट ऑन द डिस्क and is written for us by people who write compilers for us. लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं वह जो डिस्क पर स्टोर रहते हैं और वह उनके द्वारा लिखा गया है जिन्होंने हमारे लिए कंपाइलर बनाया है। ऑलमोस्ट प्रायः हमेशा जो है एक कंपाइलर कम विथ ए लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, एक कंपाइलर हमेशा जो है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ आता है। द प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग बोथ टाइप ऑफ फंक्शंस इज एग्जैक्टली सेम। दोनों तरह के जो फंक्शंस हैं, चाहे लाइब्रेरी हो या यूजर डिफाइन, दोनों को कॉल करने का जो है तरीका एक ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि व्हाई यूज फंक्शन क्यों प्रयोग करते हैं। व्हाई राइट सेपरेट फंक्शन एट ऑल, हम फंक्शन अलग अलग क्यों राइट करते हैं। व्हाई नॉट स्क्वीज द इंटायर लॉजिक इनटू वन फंक्शन मेन, हम पूरे जो है लॉजिक को एक ही फंक्शन में क्यों नहीं राइट करते, इसका क्या कारण है। टू रीजन्स, देखिए क्या रीजन है। राइटिंग फंक्शंस अवॉइड रीराइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर। राइटिंग फंक्शन जो है सेम कोड को हमें बार बार रीराइट नहीं करना होता। सपोज you have a section of code in your program that calculate area of a triangle। मान लेते हैं आपको किसी प्रोग्राम के सेक्शन में एरिया या ट्रायंगल निकालने का कोड आपने लिखा है। इफ लेटर इन द प्रोग्राम you want to calculate the area of different triangle, if you would not like it if you are required to write the same instruction all over again। आपको यह अच्छा नहीं लगेगा कि सेम एरिया का प्रोग्राम निकालने के लिए आप फिर जो है सेम कोड राइट करें। इंस्टेड यू वुड प्रीफर टू जंप टू ए सेक्शन ऑफ कोड दैट कैलकुलेट एरिया एंड देन जंप बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। आप सिंपली क्या करोगे, आप चाहोगे कि जो है जहाँ पर आपने पीछे प्रोग्राम लिखा है उसी को जा करके कॉपी कर लें, देख लें, उसके बाद फिर जो है जिस पोजीशन से आप वहाँ गए थे उस वहाँ पर रिटर्न हो जाए और राइट कर लें। दिस सेक्शन ऑफ कोड इज नथिंग बट ए फंक्शन। यही क्या है, एक फंक्शन है। दिस सेक्शन जो कोड जो है हमें जो है सोच रहे लिखना ना पड़े, दोबारा मिल जाए, वही क्या है, फंक्शन। Using function, it becomes easier to write program and keep track of what they are doing। प्रोग्राम
लिखना क्या होता है, आसान होता है। इससे हमें यह सुविधा होती है कि क्या कर रहा है हमारा प्रोग्राम। If the operation of a program can be divided into separate activities and each activity is placed in a different function, then each could be written and checked more or less independently. अगर हम कोई प्रोग्राम है उसको कई पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग जो इंडिपेंडेंट पार्ट है उसका एक फंक्शन बना दें, तो इससे चीज़ें क्या होगी, उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। सेपरेटिंग द कोड इनटू मॉड्यूलर फंक्शन आल्सो मेक द प्रोग्राम ईजियर टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। अगर हम किसी प्रॉब्लम को कई पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट का अलग अलग नेम दे दें और उसका कोड लिख दें तो उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा, और वह जहाँ अगेन रिपीट होगा तो उसको हम डायरेक्टली उसी नाम का या उस कोड को यूज कर देंगे। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? डोंट ट्राई टू क्रैम द इंटायर लॉजिक इन वन फंक्शन। इट इज a very bad style of programming. Instead, break a program into small unit and write function for each of the isolated subdivision. देखिए यहाँ पर हम क्या ना, कोई भी प्रोग्राम लेंदी होगा तो उसको हम एक ही साथ नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, उसको पहले जो है उसमें जो सेम तरह का लॉजिक है उसके लिए उसको एक नया नाम दे देते हैं कि यह एक फंक्शन है। जो दूसरे तरह का लॉजिक है उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, कहते हैं यह दूसरा फंक्शन है। तीसरे तरह का जो लॉजिक होगा उसके लिए तीसरा नेम प्रोवाइड कर देंगे और कह देंगे यह थर्ड फंक्शन है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस। अब देखिए फंक्शंस तो हमारे जो है अलग अलग हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ आ रही है कि कैसे हम वैल्यू पास करेंगे, वन फंक्शन टू अनदर कैसे वैल्यू पास करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखिए राइटर क्या कह रहे हैं। द फंक्शन दैट वी हैव यूज्ड सो फार हैव नॉट बीन वेरी फ्लेक्सिबल। अभी तक जो हमने फंक्शन यूज किया है वह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। वी कॉल देम एंड दे डू व्हाट दे आर डिजाइन टू डू। जब हम उसको कॉल करते हैं तो वह जिस काम के लिए बनाए गए होते हैं वो काम करते हैं। लाइक अवर मैकेनिक्स हु ऑलवेज सर्विसेज द मोटर बाइक इन एग्जैक्टली द सेम वे वी हैव नॉट बीन एबल टू इन्फ्लुएंस द फंक्शन इन द वे दे कैरी आउट देयर टास्क। जैसे कोई मोटर बाइक का मैकेनिक्स है तो जब हम उसको बुलाएंगे तो क्या करेगा, वह मोटर बाइक की रिपेयरिंग ही करेगा और दूसरा काम नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारा फंक्शन होता है, जो फंक्शन हम जिस काम के लिए बनाए हैं वह जब उसको हम कॉल करेंगे तो वो वही काम करेगा। इट वुड बी नाइस टू हैव ए लिटिल मोर कंट्रोल ओवर व्हाट फंक्शन डू। तो यह बहुत सुंदर हो सकेगा कि जब हम वो फंक्शन को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें कि वह क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है, क्या किया है, क्या करेगा। इन द सेम वे इट वुड बी नाइस टू बी एबल टू टेल द मैकेनिक। या उसी तरह से जैसे हम कोई मैकेनिक से कहना चाहेंगे कि यह क्या करे, क्या करे, कैसे कर, क्या प्रॉब्लम है, जिस तरह के प्रॉब्लम होगा उस तरह के मैकेनिक्स को दिखाते हैं। आल्सो चेंज द इंजन ऑयल, आई एम गोइंग फॉर एन आउटिंग। इन शॉर्ट नाउ वी वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल फंक्शन। ठीक है, देखिए कॉलिंग एंड कॉल फंक्शन क्या होता है। द मैकेनिज्म यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू फंक्शन इज द आर्गुमेंट। देखिए जो फंक्शन होता है, जैसे हम मैकेनिक्स पर जाते हैं क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं बोलते हैं, तो वैसे ही हमारा जो
फंक्शन है जो डिफाइंड है, जब हम उसको कॉल करते हैं तो होता क्या है, उसमें हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। यू हैव अननोइंगली यूज्ड द आर्गुमेंट इन द प्रिंटफ एंड स्कैनर। हम लोग अनजाने में ही जो है आर्गुमेंट्स को प्रिंटफ एंड स्कैनर फंक्शन में यूज कर चुके हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड inside the parentheses in the function in these function are arguments। जो arguments जो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हम इस फंक्शन को प्रिंटफ स्कैनर को दिए हैं वह इनके इस फंक्शन के लिए क्या है, आर्गुमेंट से होते हैं। द आर्गुमेंट्स आर समटाइम कॉल्स पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स को कभी कभी हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। आइए नीचे प्रोग्राम को देखते हैं। इन दिस प्रोग्राम इन मेन फंक्शन वी रिसीव द वैल्यू ऑफ ABC थ्रू कीबोर्ड एंड देन आउटपुट द सम ऑफ ABC। नीचे देखिए प्रोग्राम है, इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट सम, कैल सम, और उसमें 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। देखिए कैसे, INT ABC सम, इंटर एनी 3 नंबर्स, इसको लिया गया स्कैनर फंक्शन से। उसके बाद कैल सम फंक्शन है, इसमें तीनों वैल्यू पास किया गया। वैल्यू कैसे पास करते हैं, वेरिएबल नेम के बाद कामा लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कैल फंक्शन को यहाँ प्रिंट करने के बाद डिफाइन किया गया होगा। तो कैल सम, देखिए हमेशा फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिस फंक्शन से कॉल करते हैं उसके बाहर, ठीक है। तो कैल सम XYZ, और x की वैल्यू क्या है, इंटीजर, y की भी वैल्यू इंटीजर, z की वैल्यू इंटीजर है, सेमी कोलम। इसके बाद ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक में क्या लिखते हैं, INT D इक्वल टू D असाइनमेंट बाई XYZ। XYZ का अर्थ x प्लस वाई प्लस जेड, यह है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने बोल दिया। अब रिटर्न D, रिटर्न जो सम आ रहा है उसको रिटर्न करा रहे हैं, तो मशीन कंट्रोल फिर बैक कहाँ होगा, मेन फंक्शन में कंट्रोल आएगा। और मेन में जैसे आया तो जो कैल सम की वैल्यू आई वह जो है सम में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, सम वेरिएबल में असाइन कर देगा। जब सम में असाइन कर देगा तो उसके बाद अगला स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करेगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट कराया गया मेन में सम इज इक्वल टू क्या, सम की वैल्यू जो आएगा वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद जो है मेन का क्या हो गया, कर्ली ब्रेस मिल गया, क्लोजिंग, और हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स जो है फ्री हो गया हमारे प्रोग्राम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर 3 वैल्यू 10, 20, 30 अगर इंटर किया जाएगा तो सम कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो जो मैंने आपको समझाया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इस फंक्शन में ABC की वैल्यू पास किया गया है। द वेरिएबल ABC आर कॉल्ड, देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स है ना ABC, वो क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहते हैं इसको। वेयर द वेरिएबल XYZ आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट कैन बी पास टू ए फंक्शन बीइंग कॉल्ड। जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसमें एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। हाउएवर द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट बी सेम। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑर्डर, एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट का और उसका टाइप सेम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल नेम XYZ, we could have used the same variable name ABC। हम डिफरेंट वेरिएबल नेम का यूज करना चाहो तो आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपाइलर वुड स्टिल ट्रीट them as different variable name since they are in different functions।
हम वेरिएबल का नेम सेम दें या डिफरेंट दें, कंपाइलर क्या समझेगा? नेम डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट फंक्शन में यूज हो रहा है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिक्लेयरिंग द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। द वन दैट वी हैव यूज्ड इन आवर प्रोग्राम इज नोन एज कर्निंगन एंड रिची। जस्ट इसको कर्निंगन एंड रिची का जो शॉर्ट फॉर्म है के एंड आर मेथड, क्योंकि के एंड आर मेथड के अकॉर्डिंग जो है जो फंक्शन का डिफाइन किया गया है फॉर्मल पैरामीटर, उसमें राउंड ब्रैकेट में एक्स वाई जेड कामा लगा करके है, और उसके बाद उसकी टाइप बताया गया कि आई एन टी एक्स कामा वाई कामा जेड। अनदर मेथड देखिए है फॉर्मल आर्गुमेंट्स का, कैल सम आई एन टी एक्स कामा आई एन टी वाई आई एन टी जेड। दिस मेथड इज कॉल्ड एनसी मेथड एंड इज मोर कॉमनली यूज्ड दिस डेज। और यह जो है आजकल जो है ज़्यादा यूज हो रहा है। In the earlier program, the moment closing the brace of the called function was encountered, the control returned to the calling function। जैसे ही हमारा जो है कॉल्ड फंक्शन में क्लोजिंग ब्रेस मशीन इनकाउंटर करता है, मशीन का कंट्रोल जो है कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न हो जाता है। नो सेपरेट रिटर्न स्टेटमेंट वाज नेसेसरी टू सेंड बैक द कंट्रोल। अलग से जो है रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं होता है। दिस अप्रोच इज फाइन if the called function is not going to return any meaningful value to the calling function। if the called function is not going to return any meaningful value to the calling function in the above program, however कभी कभी we want to return the sum of x, y and z। Therefore, it is necessary to use the return statement। The return statement serve two purpose। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट का दो पर्पज है। ऑन एग्जीक्यूटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, इट इमीडिएटली ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। it return the value present in the parenthesis of the return to the calling program। in the above program, the value of sum of three numbers is being returned। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट दैट में प्रेजेंट इन ए फंक्शन। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं है कि कितने रिटर्न स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम फंक्शन में हो सकते हैं। आल्सो द रिटर्न स्टेटमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट एट एंड ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट दिस फैक्ट्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉल फंक्शन में क्या हो, रिटर्न स्टेटमेंट हो। देखिए एक CHAR टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है CH। एक कैरेक्टर कीबोर्ड से लिया जा रहा है, उसके बाद CH की वैल्यू को चेक किया जा रहा है कि 65 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और 90 से लेस देन और इक्वल टू, मतलब कैपिटल लेटर है क्या। अगर है तो रिटर्न करेगा CH, एल्स CH + 32, नहीं तो CH की जो भी कोड होगा उसमें 32 ऐड करके रिटर्न करेगा। इन दिस फंक्शन डिफरेंट रिटर्न स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन वेदर CH इज
कैपिटल और नॉट। CH कैपिटल में होगा रिटर्न करेगा, अदरवाइज दूसरा रिटर्न करेगा। अगला पॉइंट, whenever the control return from a function some value is definitely returned. If a meaningful value is returned, then it should be accepted in the calling program by equating the called function to some variable. Sum assignment by calsum a b c. अगला पॉइंट, all the function are valid return statement. All the following are valid return statement. देखिए नीचे जो है सभी ये जो दिए गए सभी वैलिड फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट है। हम जो है रिटर्न ए लिख सकते हैं, रिटर्न 23 लिख सकते हैं, रिटर्न 12.34 लिख सकते हैं, रिटर्न सेमीकोलन लगाकर मतलब कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कराना तो भी लिख सकते हैं, सब वैलिड है। In the last statement, a garbage value is returned to the calling function. In the last statement, a garbage value is returned to the calling function. Since we are not returning any specific value, in this case, the parentheses after return are dropped. गार्बेज का अर्थ है अननोन वैल्यू। इफ वी वांट दैट, यदि हम चाहते हैं कि कॉल्ड फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इन दैट केस वी मस्ट मेंशन सो बाय यूजिंग द कीवर्ड वायर्ड। यदि हम चाहते हैं कि कॉल्ड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न न करे, ऐसे सिचुएशंस में हम लिखते हैं वायर्ड। देखिए ये फंक्शन आपका है वायर्ड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले को अगर हम कहीं से कॉल करेंगे तो वहां पर रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। आगे देखिए, ए फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। इसलिए जो है 10 द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनवैलिड। देखिए रिटर्न ए बी डबल वैल्यू रिटर्न कराया जा रहा है, जो रॉन्ग है सी प्रोग्रामिंग में। हमारा फंक्शन एक समय में एक वैल्यू जनरल वे से रिटर्न कर सकता है, इसलिए जो है सिंगल आर्गुमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ ए फॉर्मल आर्गुमेंट इज चेंज इन द कॉल्ड फंक्शन, the corresponding change does not take place in the calling function. For example, a देखिए मेन फंक्शन में a की वैल्यू 30 है और a की वैल्यू को फंक्शन में पास किया गया और फंक्शन जहां डिफाइंड है उसकी वैल्यू को चेंज किया गया। तो आप देखेंगे कि जब हम मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे तो b की वैल्यू जो मेन में है वहीं रहेगा। इसकी बॉडी में चेंज करने से मेन फंक्शन के ब्लॉक में उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इस कारण से आउटपुट सिर्फ 30 आएगा। सम रूल्स ऑफ फंक्शन, देखिए फंक्शन कुछ रूल्स क्या है, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। राइटर कह रहे हैं तो समझना है, क्योंकि उसी का तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आप बुक पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। मेन फंक्शन देखिए इसमें एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 20 है और 20 को हम जो है डिस्प्ले फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, मतलब पास कर दे रहे हैं एज आर्गुमेंट। देखिए डिस्प्ले को यहाँ पर डिफाइन किया गया बाहर, जे में वो वैल्यू 20 आ गया। तो जब डिस्प्ले फंक्शन के कंट्रोल में जब आएंगे तो जब यहाँ प्रिंट कराएंगे तो जे की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 20, के की वैल्यू 35 प्रिंट करेगा, ठीक। उसके बाद कंट्रोल बैक हो जाएगा। इन दिस प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी टू पास द वैल्यू ऑफ
the variable I to the function, will it not become automatically available to the function display? यह ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होगा डिस्प्ले फंक्शन को, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज लोकल। किसी वेरिएबल का जो स्कोप होता है वह लोकल होता है टू द फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड। द प्रेजेंस ऑफ आई इज नोन ओनली टू द मेन फंक्शन एंड नॉट टू एनी अदर फंक्शन। आई का देखिए जो स्कोप होता है ना मेन के अंदर रहेगा, ठीक है। के का स्कोप डिस्प्ले के अंदर रहेगा, जो जिस ब्लॉक में उसी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है बच्चों। कॉलिंग कन्वेंशन, देखिए कॉलिंग के लिए क्या रूल है। कॉलिंग कन्वेंशन इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच आर्गुमेंट्स आर पास्ड टू ए फंक्शन व्हेन ए फंक्शन कॉल इज इनकाउंटर्ड। There are two possibilities here. Arguments might be passed from left to right. Argument might be passed from right to left. Argument को हम लेफ्ट टू राइट पास कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट पास कर सकते हैं। सी लैंग्वेज फॉलो द सेकेंड ऑर्डर। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिसमें हम आर्गुमेंट को जो लेफ़्ट साइड पास करते हैं वो पहले जाता है और जो राइट साइड पास करते हैं वो बाद में, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में सेकंड केस फॉलो करता है। मतलब आर्गुमेंट जो पास होता है राइट टू लेफ्ट। जैसे मान लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल, फंक्शन FUN ABCD। In this call, it does not matter whether the arguments are passed from left to right or from right to left. However, in some functions call, the order of passing arguments become an important consideration. देखिए यहाँ पर तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हम जो नीचे दे रहे हैं यहाँ इम्पोर्टेंस है। INT A इक्वल टू 1। It appears that print function would output 1 2 3. ऐसा लग रहा है कि यह प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करना चाहिए, 1 2 3 करना चाहिए। दिस हाउएवर इज नॉट द केस। ऐसा नहीं है। सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक, इट आउटपुट 3 3 1। यह आउटपुट क्या देता है, 3 3 1 देता है। दिस इज बिकॉज सी कॉलेज कन्वेंशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सी फंक्शन में जो है कॉलिंग कन्वेंशन जो होता है वह राइट टू लेफ्ट होता है। डैट इज फर्स्टली, देखिए इसी कारण से पहले क्या होगा, जो राइट मोस्ट ए है, देखिए ये क्या है, पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर का अर्थ है पहले वैल्यू असाइन हो जाएगा, तो 1 है तो 1 असाइन हो गया, उसके बाद बढ़ेगा 1 से बढ़कर 2 हो गया, और उसके बाद जब सेकंड एक्सप्रेशन आएगा प्लस प्लस ए, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आया तो वैल्यू 2 था और 3 इंक्रीमेंट हो गया तो एक और बढ़ गया 3 हो गया, और 3 क्या हो गया, 3 प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो है उसके लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन पर आया तो 3 अगेन प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आउटपुट क्या आएगा बच्चों, 3 3 1। ठीक है। 1 डाइसी इशूज, देखिए क्या है 1 डाइसी इशूज कर रहे हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल। आइए नीचे कुछ इस फंक्शन कॉल को कंसीडर करते हैं। गो टू XY 10 20। इसके बाद CH असाइनमेंट बाय गेट CH A। हियर वी आर कॉलिंग 3 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। यहाँ पर हम 3 लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। व्हेन एवर
we call the library function, we must write their prototype before making the call. This helps the compiler in checking whether the value being passed and returned are as per the prototype declaration. But since we don't define the library function, we may not know the prototype of library function. However, when the library of function is provided, a set of कैच फाइल्स आल्सो प्रोवाइडेड, तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जानते हैं कि जब लाइब्रेरी फाइल्स प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें हेडर फाइल जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है हमको. दिस फाइल्स कंटेन ए प्रोटोटाइप ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन. इस फंक्शन में क्या होता है, .NET हेडर फाइल्स में सारे फंक्शन के प्रोटोटाइप होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं. बट वाई मल्टीपल फाइल, लेकिन मल्टीपल फाइल क्यों? Because the library functions are divided into different group and one file is provided for each group. लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, prototypes of all input output functions are provided in the stdio.h. सारे फंक्शन के जो प्रोटोटाइप्स होते हैं stdio.h में होते हैं. Prototype of all mathematical functions are provided in math.h. मैथमेटिकल जितने फंक्शन हैं उनके जो प्रोटोटाइप होते हैं math.h में होते हैं. On compilation of the above code, the compiler report all errors due to mismatch between parameters in function call and their corresponding prototype declaration in conio.h. You can even open this file and look at the prototype. दे वुड अपीयर एज शोन बिलो. वह ये ऐसे दिखाई देंगे. वायर्ड CLR SCR सेमीकोलन, वाइड गो टू XY int सेमीकोलन, int get CH सेमीकोलन. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल. आई जे की वैल्यू को डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन किया गया. आई जे की वैल्यू को प्रिंट कराया गया. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है. द एबव फंक्शन गेट सक्सेसफुली कंपाइल्ड इवन दो देयर इज ए मिसमैच इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड द लिस्ट वेरिएबल इन द लिस्ट. देखिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल लिस्ट में मिसमैचिंग है. दिस इज बिकॉज printf एक्सेप्ट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. देखिए printf फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है. समटाइम्स 2 आर्गुमेंट, समटाइम्स 3 आर्गुमेंट्स, and even with the mismatch above, the call still match with the prototype of printf present in stdio.h. At runtime, when the first printf is executed, since there is no variable matching with the last परसेंट स्पेसिफायर. देखिए यहाँ पर जो लास्ट परसेंटेज डी है उसके लिए कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है. लास्ट वेरिएबल जहाँ पर है वहाँ पर कोई
वेरिएबल नहीं मिल रहा है लास्ट पिन मेथड पर, तो इसलिए ये गार्बेज वैल्यू प्रिंटेड, कोई अननोन वैल्यू वहाँ प्रिंट कर देगा। फर्स्ट 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, 20 करेगा, उसके बाद कोई अननोन वैल्यू को प्रिंट करेगा। सेकेंड प्रिंट मेथड में देखिए बच्चों, सिंस द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर जे हैज नॉट बीन मेंशन, जे हैज नॉट बीन मेंशन इट्स वैल्यू डज नॉट गेट प्रिंटेड, इसलिए इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, करता जो है। एडवांस फीचर्स ऑफ फंक्शन with a sound basic of the preliminaries of C function, let us now get into their intricacies. Following advanced topic would be considered here. कुछ एडवांस टॉपिक को हम नीचे कंसिडर करने जा रहे हैं, करना चाहेंगे। Following function declaration and prototype, calling function by value or by reference, recursion. Let us understand these features one by one. Function declaration and prototype. Any C function by default return an int value. कोई फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मोर स्पेशली whenever a call is made to a function, the compiler assumes that this function would return a value of type int. If we desire that a function which would return a value other than int, then it is necessary to explicitly mention so in the calling function as well as in the function called function. Suppose we want to find out square of a number using a function. This is how this simple program would like this. Main ab लिया, float ab, enter a नंबर तो लेना ही पड़ेगा, b assignment by square a, b assignment by square a, square of %f is %f a b। देखिए यहाँ पर फंक्शन है स्क्वायर का, यहाँ नीचे कोड लिखा है स्क्वायर फ्लोट एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको अगर आप रन कराएंगे, स्क्वायर ऑफ 3 is 9.00001, अगर नंबर 1.5 है तो देखिए वन 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मशीन है वह इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोट नहीं करता। तो 2.25 और 0000 के स्थान पर 2.56 टाइम 0 रिटर्न करता है। इसी कारण से वहाँ पर जो फ्लोट डेटा है उसमें 2.6 टाइम 0 स्टोर हो जाता है और वहीं वैल्यू जब प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट करता है। अब देखिए 25 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 6.25 होता है। तो यहाँ पर भी वही केसेस है कि डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या कर देता है, रिटर्न ही नहीं करता। देखिए यहाँ पर राइटर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट बट स्क्वायर ऑफ 1.5 is definitely not 2. Neither is a 6 a square of 2.5.
दिस हैपन बिकॉज एनी सी फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। सी फंक्शन जो होते हैं बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। अदर टाइप का रिटर्न कराना तो हमें देना पड़ेगा, नहीं तो वह छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे इसी प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पर फ्लोट स्क्वायर फ्लोट। अब देखिए सेम प्रोग्राम है, यहाँ रिटर्न टाइप देखिए फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर फंक्शन का नाम फ्लोट रिटर्न टाइप है। स्क्वायर क्या है, फंक्शन का नाम है। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, यह आर्गुमेंट का टाइप है फ्लोट। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वैल्यू ट्रंकेट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते तो वाइड लगाते हैं। वाइड गोस्पेल एक फंक्शन है, यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद बाहर डिफाइन करते हैं। जैसा हम जानते हैं सारे फंक्शन को हम आउटसाइड द जहाँ पर कॉल करते हैं उसके बाहर डिफाइन करते हैं। देखो बच्चों, वायरस आर इलेक्ट्रॉनिक बैंडिट who ate nuggets of information, nine chunks of bytes when you least expect। तो गोस्पेल जैसे कॉल करेंगे मेन से, तो ये मैसेज जो ये फंक्शन का कंट्रोल मशीन का कंट्रोल इसके ब्लॉक में आएगा और 4 स्टेटमेंट 4 लाइन्स में प्रिंट करेगा। उसके बाद कंट्रोल बैक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का क्या अर्थ है? बाय नाउ वी आर वेल फेमिलियर विथ हाउ टू कॉल फंक्शन। और अब हम यहाँ पर फंक्शन से परिचित हो गए हैं कि कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, लेकिन आप ध्यान से केयर करोगे, whenever we called a function and passed something to it, we have always passed the value of variable to the called function. Such functions are called by value. By this what we mean is, on calling a function we are passing value of variable। कॉलिंग ए फंक्शन का अर्थ है हम फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू आर शोन बिलो। कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल नीचे दिया जा रहा है। जैसे देखो बच्चों, सम असाइनमेंट बाय एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट सम। एबीसी को पास कर रहे हैं, तो एबीसी क्या है? वेरिएबल है ना, तो ये वैल्यू है। वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू कीबोर्ड से पहले लेंगे, उसके बाद पास करते हैं, तो यह फंक्शन की बॉडी में वैल्यू मिल जाता है। दूसरा फंक्शन है FACTR, उसमें ए पास कर रहे हैं। देखो बच्चों, वी हैव आल्सो लर्न दैट वेरिएबल्स आर स्टोर्ड समवेयर इन मेमोरी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जो है कोई वैल्यू जो मेमोरी में स्टोर करता है। सिंस So instead of passing the value of a variable, can we not pass the location number of the variable to a function? If we were able to do so, it would become a call by reference। तो देखिए, जैसे हम वैल्यू जो होता है वो मेमोरी में कहीं, वेरिएबल में क्या होता है, मेमोरी में कहीं मेमोरी लिया होता है, तो उसका जो है नेम भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मशीन क्या करता है, उसी वैल्यू को पास कर देता है। और हम चाहें तो जो मेमोरी सेल है उसका एड्रेस पास कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी वैल्यू स्टोर है। तो इसी को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस।
ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉल बाय रेफरेंस को समझाने के लिए पॉइंटर कंसेप्ट आता है। चलिए शुरू कर देते हैं थोड़ा सा, फिर और एडवांस टॉपिक होगा तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, आप थक जाएंगे तो आप जो है वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर से सुनिएगा। ठीक है बच्चों। Which features of C do beginners find most difficult to understand? The answer is easy pointer। देखिए बिगनर्स को सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा जो टॉपिक्स होता है तो कहते हैं पॉइंटर्स। अदर लैंग्वेजेज हैव पॉइंटर बट few use them so frequently as C does। अदर लैंग्वेज में भी पॉइंटर होता है लेकिन वहाँ पर कम यूज होता है। And why not? It is C. Clever use a pointer that make it in excellent language it is। C में जो पॉइंटर होता है वह C को और लैंग्वेज से एक्सीलेंट बनाता है, तो क्यों नहीं इसका यूज करें। The difficulty beginners have with a pointer has much to do with C pointer terminology than the actual concept। ज़्यादातर बच्चों को पॉइंटर की टर्मिनोलॉजी से प्रॉब्लम होता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन ए सी प्रोग्रामर सेज दैट ए सर्टेन वेरिएबल इज ए पॉइंटर, व्हाट डज दैट मीन। एक प्रोग्रामर किसी वेरिएबल को अगर एक पॉइंटर करे उसका अर्थ क्या है। इट इज हार्ड टू सी हाउ ए वेरिएबल कैन पॉइंट टू समथिंग। यह हार्ड, यह देखने में कठिन लगता है कैसे कोई वेरिएबल किसी चीज़ को पॉइंट करता है इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में। इट इज हार्ड टू गेट ए ग्रिप्स ऑन पॉइंटर जस्ट बाय लिसनिंग टू प्रोग्रामर्स जागरण। इन आवर डिस्कशन ऑफ सी पॉइंटर्स देयरफॉर वी विल ट्राई टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी बाय एक्सप्लेनिंग पॉइंटर्स इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो है अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम लोग आगे जो इसकी डिफ़िकल्टी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज एक्सप्लेन द रेशनली ऑफ सी पॉइंटर नोटेशन। सबसे पहले हम इसके जो है नोटेशन को देखेंगे। पॉइंटर नोटेशन, consider the declaration int I assignment 3 semicolon। this declaration tells the C compiler to। यह डिक्लेरेशन क्या करता है, मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है इंटीजर टाइप का वेरिएबल जितना मेमोरी लेता है, और उसको एक नेम प्रोवाइड करता है और स्टोर द वैल्यू एट दैट लोकेशन, और उस लोकेशन में वैल्यू क्या करता है, स्टोर कर देता है। इसको डायग्राम समझिए। जैसे हम कोई INT I असाइनमेंट 3 करते हैं, उसका अर्थ है उसको उस सेल का एक सेल रिजर्व करते हैं, उस सेल का एक नाम प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू रख देते, स्टोर करते हैं, और उसका एक लोकेशन नंबर होता है। ठीक है बच्चों। वी सी डैट कंप्यूटर हैज सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन 65,524 एज द प्लेस टू स्टोर द वैल्यू 3। तो देखिए जो लोकेशन नंबर है, द लोकेशन नंबर 65,524 इज नॉट ए नंबर टू बी रिलाइड अपॉन because some other time the computer may choose a different location for storing the value 3। तो जो आपका लोकेशन है वह जो है चेंज हो सकता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आईज एड्रेस इन मेमोरी इज ए नंबर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो एड्रेस होता है वह नंबर होता है। वी कैन प्रिंट दिस एड्रेस यूजिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम। हम जो एड्रेस अभी जो है दिखा रहे थे
किसी आइडेंटिफायर का, उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे? तो देखिए, एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू %u। देखिए, एड्रेस जो होता है किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन का, वह जो है अनसाइंड होता है, इसलिए उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %u। वैल्यू के लिए तो %d, इंटीजर के लिए है d फॉर डेसिमल। द आउटपुट ऑफ द एबव प्रोग्राम वुड बी, ऊपर का जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या होगा जो है, एड्रेस ऑफ आई 65,524 वैल्यू 3। अब देखिए इसमें है क्या, प्रिंट स्टेटमेंट केयरफुली M% यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट सी एड्रेस ऑफ, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। द एक्सप्रेशन एड्रेस ऑफ आई रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई which is in this case happen to the 65,524। उसी तरह से मैंने जो बताया कि % इस करना फंक्शन में जो यूज करते हैं एड्रेस होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखिए, आई की वैल्यू 3 ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ आई %u, ठीक है। वैल्यू प्रिंट करना है तो %d रहेगा। वैल्यू ऑफ %d, आई को %d, वैल्यू एट ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ आई से पहले अगर एस्टेरिस्क लगाएंगे तो उसे बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। देखिए, नोट दैट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एस्टेरिस्क राउंड ब्रैकेट में एड्रेस आई इज ए सेम एज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई। देखिए, द एक्सप्रेशन एड्रेस आई M% I give the address of the variable I. This address can be collected in a variable by saying j assignment by address I. But remember that j is not a ordinary variable. j ordinary variable नहीं है. It is a variable that contains the address of other variable. Since j is variable, that variable the compiler must provide it space in the memory. Once again, the following memory map would be illustrated. The content of I and j. देखो बच्चों, I and j अगर दो वेरिएबल है तो j में क्या है, I का एड्रेस है, तो इसको ब्लॉक डायग्राम से ऐसे समझाया गया है. ठीक है, आगे देखिए बच्चों. As you can see, जैसा आप देख सकते हैं, आई वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू क्या है, आई का एड्रेस है. बट वेट, वी कैन नॉट यूज जे इन ए प्रोग्राम विदाउट डिक्लेयरिंग इट. लेकिन वेट करिए, हम जे को जो है बिना डिक्लेयर किए प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते. इसलिए जो है, अब देखिए, जो एड्रेस रख रहा है वह जो है सिंपल वेरिएबल नहीं है, यही पॉइंटर है जो एड्रेस रख रहा है. तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, INT**j. दिस डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर दैट j विल बी यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वैल्यू. इन अदर वर्ड, j पॉइंट्स टू एन इंटीजर. j पॉइंट्स टू एन इंटीजर. दूसरे शब्दों में हम कहते हैं j क्या कर रहा है, किसी इंटीजर पॉइंट कर रहा है, किसी इंटीजर पॉइंट कर रहा है. इसका अर्थ है j किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रखा हुआ है. ठीक है, लेट अस गो बाय मीनिंग ऑफ एस्टेरिस्क. इट स्टैंड फॉर वैल्यू एट एड्रेस. thus INT**j would mean the value at address.
कंटेनिंग इन कंटेंड इन जे इज एन एंटी। आगे देखिए बच्चों, आई एन टी आई 3 लिया गया, आई एन टी जे लिया गया। जे में आई का एड्रेस पास किया गया। कैसे? एड्रेस ऑपरेटर आई से पहले लगा देंगे तो हमारा मशीन क्या करेगा, आई का एड्रेस निकाल देगा और उसको जो है जे में स्टोर कर दिया गया। जे एक स्पेशल वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। अब देखिए आई का एड्रेस प्रिंट कराया गया है, जे का एड्रेस प्रिंट कराया गया, एड्रेस ऑफ जे प्रिंट कराया गया। वैल्यू जे में कितना है उसको प्रिंट कराया गया। वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ आई, वैल्यू एट जे। तो इन केस में देखेंगे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ जे कितना है। देखिए पॉइंटर जो है एड्रेस को रिफर करता है, तो अगर पॉइंटर को प्रिंट कराएंगे तो एड्रेस प्रिंट करता है। ठीक है, तो यह जो है ऊपर वाले प्रोग्राम का आउटपुट है बच्चों। तो ये अच्छा प्रोग्राम है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अल्फा नाम का एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर पॉइंटर है, एक कैरेक्टर पॉइंटर है और एक फ्लोट पॉइंटर है। देखिए लिखा हियर अल्फा सी एच एंड एस आर डिक्लेयर एट पॉइंटर वेरिएबल, वेरिएबल कैपेबल ऑफ होल्डिंग एड्रेस। रिमेंबर दैट एड्रेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी होल नंबर्स, therefore pointer always contain whole numbers। देखिए पॉइंटर जो है, देखिए एड्रेस हमेशा होल नंबर होता है, इसलिए पॉइंटर हमेशा क्या करता है, होल नंबर को कंटेन करता है। नाउ वी कैन पुट दीज टू फैक्ट टुगेदर एंड से पॉइंटर आर वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस एंड सिंस एड्रेसेस आर ऑलवेज होल नंबर, pointer would always contain whole numbers। पॉइंटर हमेशा जो है होल नंबर को कंटेन कर सकेगा। द डिक्लेरेशन फ्लोट एस्टेरिस्क यस डज नॉट मीन दैट यस इज गोइंग टू कंटेन ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोट एस्टेरिस्क यस का अर्थ यह नहीं है कि जो यस है उसमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रख सकेगा, ऐसा नहीं है। व्हाट इट मीन्स, यस इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। सी एच मीन्स सी एच इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ ए कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड। Pointer we know is a variable that contain address of another variable. Now this variable itself might be another pointer। यह वेरिएबल दूसरा कोई पॉइंटर भी हो सकता है। Thus we now have a pointer that contain another pointer address। The following प्रोग्राम समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल आई की वैल्यू 3 है, एक पॉइंटर वेरिएबल जे है, दूसरा जो है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या है, के है। तो देखो बच्चों जे में जो है आई का एड्रेस रखवा रहे हैं और के में जे का एड्रेस रखवा रहे हैं, तो एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। आई का एड्रेस निकालना है तो एड्रेस आई निकाल सकते हैं। जैसा एड्रेस का जो एड्रेस हमेशा अनसाइंड होता है, इसलिए इसको फॉर्मेट क्या लगाते हैं, %u। जे भी उसी एड्रेस को रिफ़र कर रहा है। एड्रेस ऑफ आई
एस्ट्रिस के लगाएंगे तो आ जाएगा एड्रेस ऑफ जे, एड्रेस जे से आ जाएगा, के से भी आ जाएगा, और एड्रेस के लिखेंगे तो एड्रेस के आ जाएगा। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल जो है इसको आप कर लीजिएगा, अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे कंसेप्ट पर आते हैं। ये डायग्राम है, इसको डायग्रामेटिकली जो है समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आई का एड्रेस जो है 65,524 वह जे की वैल्यू हो जाएगी, और जे की जो वैल्यू है, जे का जो एड्रेस है वह के की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बैक टू फंक्शन कॉल। आइए जो है अब बैक टू फंक्शन कॉल चलते हैं। हैविंग हैड द फर्स्ट ट्राइस्ट with pointers, let us now get back to what we had originally set out to learn. The two types of function calls, call by value and call by reference. Arguments can generally be passed to function in one of the following two ways: sending the values of arguments, sending the address of arguments. हम किसी भी जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन में हम वैल्यू दो तरह से भेज सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का अर्थ है उसका जो वेरिएबल्स उसका एड्रेस पास कर सकते हैं, इसका अर्थ यह होता है। इन द फर्स्ट मेथड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड इनटू करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। तो जो कॉल बाय वैल्यू होता है इसमें हम जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को पास कॉपी कर देते हैं। विथ दिस मेथड द चेंजेज मेड टू द फॉर्मल आर्गुमेंट इन द कॉल्ड फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट। फर्स्ट केस में क्या होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट में जो है चेंज करने पर एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट द कॉल बाय वैल्यू। देखिए यह प्रोग्राम जो है कॉल बाय वैल्यू को जो है रिफर कर रहा है। हमने जो है एक फंक्शन, हमने जो है दो वेरिएबल लिया ए बी, उसकी वैल्यू 10 20 है, और स्वैप भी एक फंक्शन बनाया जिसमें जो है ए बी को पास किया। ए बी क्या है, आर्गुमेंट्स हैं। अब जैसे मशीन का कंट्रोल इस पर आएगा तो कहाँ जाएगा, फंक्शन की बॉडी खोजेगा, फंक्शन की बॉडी स्वैप भी कहाँ पर है, यहाँ पर बाहर है। तो INT-X INT-Y लिखा गया और एक टेम्पोररी वेरिएबल टी लिया गया, और टी में जो है एक्स वैल्यू पहले स्टोर कर लिया गया और उसके बाद एक्स में वाई की वैल्यू डाल दिया गया और वाई में टी की वैल्यू। तो यह कोड जो लिखा गया है, यह कोड जो लिखा गया है यह जो है स्वैपिंग का कोड है। तो जैसे हम ये प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो मशीन का कंट्रोल जैसे आएगा तो बॉडी में क्या करेगा, एक्स की वैल्यू जो है जो भी है प्रिंट कर देगा और वाई की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब हम मेन में जाएंगे, इसके बाद जब मेन में जाएंगे तो देखेंगे कि जो पहले उसकी वैल्यू ए का 10 है तो वहीं चेंज किया तो चेंज नीचे बॉडी में आया, लेकिन जो मेन में जो है जो ओरिजिनल कोड है उसमें कोई चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू है। तो नोट दैट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिमेन्स अनचेंज इवन आफ्टर एक्सचेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नोट कर लीजिए ए और बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, भले आपने जो है एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है बॉडी में चेंज किया। अब देखिए सेकेंड केस आते हैं। इन सेकेंड मेथड कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इन द कॉलिंग फंक्शन आर कॉपीड इनटू फॉर्मल आर्गुमेंट ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, वैल्यू का एड्रेस पास कर रहे हैं।
ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर स्वैप आर, यहाँ पर फंक्शन का नाम है स्वैप आर, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। तो स्वैप आर में देखिए, आर का अर्थ है रेफरेंस, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी पास किया गया। तो जैसा आपको पता है कि जब एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं तो एड्रेस को हम जो है नॉर्मल वेरिएबल नहीं रख सकता, उसके लिए हमें जो है एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो उसी टाइप का INT*X, INT*Y, एक्स वाई यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंटर टू इंटीजर है, और अब इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल्स है उसका एड्रेस रख सकता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जो है वैल्यू को चेंज किया गया। अब जब चेंज किया गया तो जब जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम क्या होगा, कंट्रोल बैक होगा, तो एक्स ए की वैल्यू जो 20 आ जाएगा और बी के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में हमने ये देखा जो है कि ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू जो है बाहर से चेंज हो जा रही है। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो है। यूजुअली इन सी प्रोग्रामिंग वी मेक ए कॉल बाय वैल्यू, दिस मीन्स दैट इन जनरल यू कैन नॉट अल्टर द एक्चुअल आर्गुमेंट्स। सी प्रोग्रामिंग में कॉल बाय वैल्यू का अर्थ यह होता है हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, एक्चुअल आर्गुमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट इफ यू डिजायर, लेकिन यदि ऐसा आवश्यक है तो इट कैन ऑलवेज बी अचीव्ड थ्रू कॉल बाय रेफरेंस। अगर यदि ऐसा आवश्यक है तो इसको हम कॉल बाय रेफरेंस से जो है चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूजिंग ए कॉल बाय रेफरेंस इंटेलिजेंटली वी कैन मेक ए फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। इसको हम देखें तो कॉल बाय रेफरेंस को इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली जो है मोर देन वन वैल्यू जो है फंक्शन हमारा क्या कर ले रहा है, रिटर्न कर ले रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑर्डिनरली, जो कि सामान्य ढंग से पॉसिबल नहीं है। दिस इज शोन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम बिलो। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें बच्चों एक इंटीरियर टाइप का रेडियस है, फ्लोट एरिया पैरामीटर निकाला जा रहा है। इंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस लिया गया। पेरीमीटर नाम का एक फंक्शन बनाया गया, एरिया पेरीमीटर का, एरिया पेरी। इसमें देखिए रेडियस एंड एरिया का रेफरेंस, पेरीमीटर का रेफरेंस पास किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर एरिया निकाल भी लिया गया, एरिया प्रिंट कराया जा रहा है मेन मेथड में पेरीमीटर। लेकिन देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, तो देखो बच्चों पहले यहाँ पर एरिया पेरीमीटर को फंक्शन को डिफाइन किया गया। इंटीरियर टाइप का एक आर लिया गया, उसके बाद फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया पॉइंटर टाइप का, जो पॉइंटर को रिफ़र करता है, और दूसरा फ्लोट वेरिएबल पेरीमीटर टाइप का है पॉइंटर। अब देखो बच्चों यहाँ पर एरिया, देखिए एरिया होता क्या है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो वैल्यू एट ए असाइनमेंट बाय 3.14 एस्ट्रिस्क आर 3 ये फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना 3.14। ठीक है बच्चों, और देखिए एस्ट्रिस्क पी का अर्थ क्या है, वैल्यू एट पी, पी के एड्रेस वैल्यू कितना ट्रांसफर कर रहे हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2
एस्ट्रिस्क पाई, पाई में 3.14, एस्ट्रिस्क आर जो आपने मेन मेथड में लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्कल का रेडियस 5 डालेंगे तो एरिया 78.5, 5 टाइम 0, पेरीमीटर 31.4, 5 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रोग्राम अच्छा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेन मेथड कैलकुलेशन हम जो है मेन के बाहर कर रहे हैं, और हमारा जो अपडेट एरिया और पेरीमीटर जो है मेन मेथड के अंदर हो जा रहा है। तो यह किसका जो है कमाल है? कॉल बाय रेफरेंस का। कॉल बाय रेफरेंस से हम जो है बाहर से जो है किसी जो है डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन देखिए क्या निकला, राइटर क्या निकाल रहे हैं। फ्रॉम द प्रोग्राम दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर वी कैन ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। क्या कंक्लूजन ऊपर प्रोग्राम से निकाल रहे हैं? इफ वी वांट दैट the value of an actual argument should not get changed in the function being called, यदि हम चाहते हैं कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स चेंज नहीं होना चाहिए, तब ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? जो फंक्शन बनाएंगे वहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, इफ वी वांट दैट द वैल्यू ऑफ एन एक्चुअल आर्गुमेंट शुड गेट चेंज्ड इन द फंक्शन बीइंग कॉल्ड, पास द एक्चुअल आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। इफ ए फंक्शन इज टू बी made to return more than one value at a time, then return these value indirectly by using a call by reference। यदि हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन एक से ज़्यादा जो है वैल्यू रिटर्न करे, इन केस में भी जो हम फंक्शन कॉल करते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों आ जाते हैं रिकर्सन क्या होता है। तो देखिए, अभी तक हमने यह देखा कि हम जो भी फंक्शन बना रहे हैं, मेन हमारे फंक्शन कॉल कर रहा है, हम और फंक्शन बनवा करके हमारा बनाया हुआ फंक्शन हमारे दूसरे फंक्शन कॉल कर सकता है, हमारा दूसरा बनाया हुआ फंक्शन हमारे तीसरे बनाए हुए फंक्शन कॉल कर सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन अब हम ऐसा जो है केस हैंडल करने जा रहे हैं कि हम जो फंक्शन बनाए हैं उस फंक्शन को बार बार हमारा फंक्शन हमने जैसे राम नाम का एक फंक्शन बनाया, तो उसकी बॉडी में जो है राम नाम का फंक्शन, वह राम को अगेन वही हमारा फंक्शन हमारे ही फंक्शन को कॉल कर दे। मतलब कोई फंक्शन अपने को ही कॉल करे, ऐसा फंक्शन जो सेल्फ को कॉल करे, तो इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इन सी इट इज़ पॉसिबल फॉर फंक्शन टू कॉल देमसेल्फ। सी में पॉसिबल है कि कोई फंक्शन अपने को कॉल कर सकता है। ए फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ ए स्टेटमेंट within the body of a function call the same function। कोई फंक्शन हम किसी फंक्शन को रिकर्सिव कहते हैं कब? जब उसकी बॉडी में वही फंक्शन प्रेजेंट होता है। सम टाइम कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन, इस फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। रिकर्सिव फंक्शन को क्या कहते हैं? सर्कुलर फंक्शन। Let us now see a simple example of recursion। Suppose we want to calculate the factorial of an integer। चलिए एक इंटीजर
का फैक्टोरियल निकालते हैं। कैसे देखते हैं भाई? फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर बिटवीन 1 एंड दैट नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर उस नंबर का जो है कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 4 है तो 4 का कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन 1 तक करिए। 4 × 3 × 2 × 1। 5 का करिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। फैक्टोरियल जो है ओनली इंटीजर का होता है, डेसिमल का पॉइंट, डेसिमल नंबर का नहीं होता है, सॉरी रियल नंबर का नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्टोरियल का कोड है। आइडेंटिफायर इंटर ए नंबर ए पास किया गया। फैक्टोरियल में यहाँ पर लॉजिक लगाया गया और फैक्टोरियल रिटर्न हो गया। 3 डाला गया 6 आ गया, 5 डाला गया 120 आ गया, 4 डाला गया 24 आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिकर्सिव कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए हमने जो है एक फंक्शन लगाया जिसका नाम है REC। रिकर्सन के लिए नाम रख दिया REC। इसमें डेटा जो हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं उसको पास कर रहे हैं। अब फंक्शन का देखिए डिफिनीशन क्या है। देखिए फंक्शन का जो डिफाइन किए हैं उसमें यक्स ले रहे हैं। अब देखिए इसकी बॉडी में जो फंक्शन जहाँ डिफाइन कर रहे हैं, अच्छा यक्स की वैल्यू जब 1 होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जब 1 रहेगा तो उसका फैक्टोरियल 1 होता है। तो हम मान ले रहे हैं कि अगर नंबर 1 दिया गया तो उसका फैक्टोरियल मशीन क्या बताना चाहिए 1, इसलिए रिटर्न करा दे रहे हैं 1। एल्स में क्या, जो नंबर आ रहा है यक्स आ रहा है तो यक्स एस्ट्रिस्क REC राउंड ब्रैकेट में x-1। तो देखिए हमारा जो है REC क्या है, वही फंक्शन है जो उसके टॉप पर देखिए लिखा है REC वैल्यू। REC फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट में क्या है, आर्गुमेंट्स है। तो देखिए x आर्गुमेंट आ रहा है तो आपको पता है कि फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, n × n-1। अगर x आ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n-1 से, x-1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन ऐसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, जो हमारा फंक्शन का नाम है उसके बॉडी में वही फंक्शन आ गया। तो इस तरह के जो फंक्शन हम बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है रिकर्सिव फंक्शन में हम जैसे कि एक कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होता रहेगा तब तक चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फेल हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम है, समझ लीजिए इसको। जैसे कि देखिए ये जो है इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद में नहीं आएगा तो कमेंट करके करना, हम फिर से वीडियो डाल देंगे। REC जैसे कि रिकर्सिव जो भी फंक्शन है उसमें 5 इंटर किया गया। तो देखिए मशीन कंट्रोल कहाँ जाएगा, उसकी बॉडी में जाएगा। तो जैसे देखिए बॉडी में जब जाएगा तो क्या होगा, x × REC, फिर राउंड ब्रैकेट में x-1 है तो 5 - 1 4। तो आप देखेंगे 5 एस्ट्रिस्क REC 4। फिर मशीन कंट्रोल कहाँ जाएगा, 4 पास होगा तो फिर जो है बॉडी में जाएगा। तो फिर क्या होगा, 5 × 4 REC ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में 3। इसके बाद फिर अगेन कॉल होगा तो 5 एस्ट्रिस्क 4 एस्ट्रिस्क 2, राउंड ब्रैकेट में 5 4 3, राउंड ब्रैकेट में
2 हो जाएगा। और इस तरह से करते करते क्या होगा, जैसे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो जैसे हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लगाया गया है आर इसी जो है फंक्शन की बॉडी में, इफ़ एक्स इक्वल टू 1, तो जैसे वैल्यू 1 होगा तो 1 रिटर्न कर देगा, तो आर इसी 1 की वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। तो इस तरह से 5 4 5 4 3 2 का आर इसी 1 जहाँ है वहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेंट वैल्यू आएगा 120, मशीन क्या करेगा, मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा जहाँ से इस आर इसी को कॉल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये स्टेप्स है, इसको अभी ऐसे मैंने थियरी बता दिया, नहीं समझ में आएगा तो इसको हम अगेन अलग वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो देखिए फंक्शन का जो कैलकुलेशन होता है वह स्टैक मेमोरी में होता है। तो जो फंक्शन बाद में जो है कॉल होगा वो पहले प्रोसेस करेगा, और जो पहले कॉल करता है वो बाद में करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ इस आधार पर होता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ क्या दिए हैं। यहाँ ये तो एग्जांपल सरल है, 2 नंबर है, कॉल किया गया ऐड फंक्शन में, तो सम यहाँ सम तो हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, एडिंग फंक्शन टू द लाइब्रेरी फंक्शन को लाइब्रेरी में कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए यहाँ पर देखिए राइटर कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वी आइदर यूज द फंक्शन प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और वी डिफाइन आवर ओन फंक्शन एंड यूज देम। तो हम अपना जो है खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं, उसमें अपना फंक्शन जब चाहें तब उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, let us use this utility to add a factorial। देखिए कह रहे हैं कैसे हम लाइब्रेरी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं, राइट द फंक्शन डिफिनीशन ऑफ फैक्टोरियल इन सम फाइल। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी बनाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, उसका कोड जैसे लिखते हैं फंक्शन को डिफिनेशन उसको राइट कर लेंगे। जैसे देखिए फैक्टोरियल का जो कोड है बच्चों, ये हमने लिख लिया एडिटर पर और इसको सेव कर लिया fact.c। कैसे सेव किया बच्चों, fact.c। आगे देखिए इसको कंपाइल कराया गया, कंपाइल द fact.c फाइल यूजिंग Alt F9। देखिए एक्चुअल बस फंक्शन की बॉडी रहेगा तो वह फंक्शन रन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन रन तभी करता है जब मेन मेथड के थ्रू कॉल करते हैं। हम फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो उसको जो है कंपाइल करा सकते हैं। कंपाइलिंग से क्या होता है, मशीन आपका ग्रामर चेक करता है कि ग्रामर सही है कि नहीं, सही है तो कंपाइल कर जाएगा सक्सेसफुली। अब इसके आगे add the function to the library by using the command tlib math.lib plus c:fact.obj। ठीक है, तो जब कंपाइल होता है तो उसका obj फाइल बनता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। here math.lib is a library file name plus is a switch, which means we want to add new function to the library, and c:fact.obj is the path of the .obj file. Declare the prototype of the factorial function in the header file, say fact.h. This file should be included while calling the function,
अब इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, जैसे और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड डबल कोट्स में सी कोलन डबल ब्रैकेट स्लैश फैक्ट डॉट एच। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए फैक्ट्स 5 लिखेंगे, फैक्टोरियल उसमें फंक्शन का नाम है तो फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, हमारा कंप्यूटेशन हो जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से और भी हम फंक्शन जो भी है बना सकते हैं। देखिए अगला प्रोग्राम, क्रिएट ए फाइल से सैम्पल डॉट सी, एक सैम्पल डॉट सी माई फंक्शन डॉट एच के हेल्प से एक दूसरा फाइल बना रहे हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, क्रिएट ए फाइल सैम्पल डॉट सी एंड टाइप द फॉलोइंग कोड। ठीक है, कर दिया। गो टू प्रोजेक्ट मेनू एंड सेलेक्ट ओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन। On doing so, a dialog would pop up. Give the name of the project. Say sample.prj and select OK. From the project menu, select add item. On doing so, a file dialog box would appear. Select the file sample.c and then select add. Also add the my funcs.library in the same manner. Finally select done. Compile and execute the project using Ctrl plus F9। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमने इस चैप्टर का पढ़ा उसका समरी क्या है। समरी शॉर्ट फॉर्म, जो थ्योरी पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड एंड बल्कि प्रोग्राम्स, फंक्शनली रिलेटेड स्टेटमेंट्स आर आइसोलेटेड इनटू ए फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो कोड बार बार यूज होते हैं उनका हम क्या बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, और जो जो चीज़ें अलग होती हैं उनका अलग अलग कोड बना लेते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन स्पेसिफाई, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर इट एक्सेप्ट, और वह फंक्शन किस टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फंक्शन डिफिनीशन, डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन डिफिनीशन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करता है, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं और क्या कैसे काम करेगा कोड। वेरिएबल डिक्लेरेशन इन ए फंक्शन आर नॉट अवेलेबल टू अदर फंक्शन इन ए प्रोग्राम, कोई वेरिएबल एक फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं तो वह दूसरे फंक्शन को जो है अवेलेबल नहीं हो जाएगा। सो देयर would not be any class even if we are giving the same name to the variable declared in different function। अलग अलग फंक्शन में जो वेरिएबल है, मतलब एक फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है दूसरे फंक्शन में उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो है अलग अलग फंक्शन ब्लॉक में हम सेम नेम के वेरिएबल को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि वे सभी एक दूसरे ब्लॉक से इंडिपेंडेंट होते हैं। पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स व्हिच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, पॉइंटर्स एक वेरिएबल्स होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है।
ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाई वैल्यू और रेफरेंस। फंक्शन को हम कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। पॉइंटर कैन बी यूज टू मेक ए फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू साइमल्टेनियसली। पॉइंटर का प्रयोग करके हम फंक्शन से जो है मोर देन वन वैल्यू को एक साथ रिटर्न करा सकते हैं इनडायरेक्टली। रिकर्सन इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। रिकर्सन को समझना कठिन होता है, बट इन सम केसेस ऑफर ए बेटर सोल्यूशन दैन लूप। लेकिन कुछ केसेस में यह लूप से जो है एक अच्छा सा वर्क करता है जो है। एडिंग टू मेनी फंक्शंस एंड कॉलिंग देम फ्रिक्वेंटली में स्लो डाउन द प्रोग्राम एक्सक्यूशन। तो हम मेनी फंक्शन को कॉल करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को स्लो कर सकते हैं। ज़्यादा फंक्शन ऐड हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोडिंग रीलोडिंग में टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही जो है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आगे जो है इसका जो है क्वेश्चन करवाऊँगा, उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।